हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है अनअकैडमी पर, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर आपको एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव हर सेगमेंट के लिए गाइडेंस मिलती है, जिससे आप जो भी आपका फ्यूचर है उसमें आप बेटर कर सकें। जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए मुखातिब हूँ वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के नाम से जाना जाता है। ये बिगनर्स टू मास्टर्स कोर्स है। तो यूपीएससी सीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स डिज़ाइन किया गया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं, उसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और ये हिंदी मीडियम की जो नीड्स हैं उसको कैटर करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। हालांकि साइमल्टेनियस इंग्लिश मीडियम जो चैनल है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अनअकैडमी जो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, इसमें एक स्टूडेंट के रूप में, एक एस्पिरेंट के रूप में आपके लिए बॉक्स में क्या है, पहला डेली लाइव क्लासेस है। इसमें जो जो मेंटर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो आपको डे बाय डे डेली लाइव क्लासेस लेते हैं और उसमें जो आपके जो सेशंस हैं उसमें जो आपके कोर्स है उसको वो गाइड करते हैं। इस दौरान जैसे लाइव क्लासरूम में होता है, आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं, उसके जो आंसर्स हैं उसको ले सकते हैं। क्लास के दौरान जो क्विजेज होती हैं वो रन की जाती हैं और आप ऐप के माध्यम से उसमें भाग ले सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब है कि जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, सिविल सर्विसेज सेवा जो है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत लार्ज है, तो हर स्टूडेंट की अपनी पर्टिकुलर नीड हो सकती है। तो बहुत तरीके के कोर्सेज पैरेलली रन करते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स होते हैं जो आपकी सभी आवश्यकताओं को एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर देता है। आप सिविल सेवा के प्रीलिम सेगमेंट में जाना चाहते हैं, मेंस में जाना चाहते हैं, दोनों में जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स इन सभी नीड्स को कैटर करता है। इसके अतिरिक्त जो डेली जो आप कह सकते हैं जो लाइव टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, जब आप पढ़ते हैं तो कितना आपका एनहांसमेंट हुआ है, आपने कितना जो आपका जो कोर्स है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। तो एकदम जो सिविल का जो लेवल होता है उसके जैसा कोर्स के हिसाब से जो है यहाँ पर क्विज डिज़ाइन की जाती है, टेस्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। और जब आप इसमें भाग लेते हैं तो आपको ये पता लगता है कि रियली आपने कितना लर्न किया, आप अपने सेगमेंट में कितना जानते हैं। और क्योंकि आप अकेले तो लर्न नहीं करते, एक कम्युनिटी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं, तो उस टेस्ट में जब आप देखते हैं तो आपको ये भी पता लग जाता है कि विज़ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आपकी रैंकिंग क्या है, आप कैसा कर रहे हैं, और कंपटीशन की एक भावना जो है सुदृढ़ होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो आप कह सकते हैं जो लाभ है अनअकैडमी का, वो अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब 365 इंटू 24, साल के 365 दिन, 24 घंटा रोज, जब आप चाहें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। अगर लाइव क्लासेस चल रही हो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी लोडेड हैं। आप किसी भी सेगमेंट पर जाकर के उस तरीके के जो पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है जो प्ले स्टोर्स पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं जिस भी डिवाइस पर आप चाहें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आप चाहें तो जो मेरा रेफरल कोड है VIJAYP, दैट इज़ विजय पी, उसको भी यूज़ कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे रेफरल कोड को यूज़ करें। और जब आप अनअकैडमी के किसी स्ट्रक्चर्ड कोर्स को, किसी एक सेगमेंट को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पूरा एक्सेसिबल हो जाएगा। हालांकि अनअकैडमी के बहुत सारे फ्री वीडियोस भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी हैं। लेकिन अगर फुल एक्सेस चाहिए तो आपको अनअकैडमी का जो 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 ऐप है उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, सब्सक्राइब करें, और पूरी तरीके से अनअकैडमी के जो जो लाभ हैं उससे आप जो है प्राप्त कर पाएँ। कुछ मेरे बारे में, मैं विजय पांडे हूँ और विजन IST मेरी संस्था है। प्रयागराज में, इलाहाबाद में पिछले कई सालों से मैं जो है इसी संस्था में रह करके जो बच्चे हैं इलाहाबाद के उनको सिविल सेवा में गाइड करता हूँ। पिछले 17 साल से मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के सेगमेंट को गाइड कर रहा हूँ। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो सेगमेंट हैं उसके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी नीड्स हैं, उसको कैटर करने के लिए ये पूरा का पूरा कवरेज इसमें होता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जब मेंस का पेपर चेंज हुआ, जब GS के 4 पेपर आ गए, तो उसके बाद फिर आप देखिए कि मेंस में जो है परिवर्तन हुए 2013 में। और GS का जो पेपर थर्ड है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के साथ साथ एक सेगमेंट और आकर के जुड़ता है, इंटरनल सिक्योरिटी। इसको भी मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। और जब बच्चे सफल हो जाते हैं मेंस में, तो सिविल सेवा के ऐसे अभ्यर्थियों, ऐसे एस्पिरेंट्स को मैं इंटरव्यू के लिए भी गाइड करता हूँ। इंडिया टुडे
जून 2007, इंडिया टुडे एक बहुत फेमस मैगजीन है, आप जानते हैं, उसमें जून 2007 के एडिशंस में मेरे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस उसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पर तो मैं आपके साथ जुड़ ही रहा हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अनअकैडमी का जो एक फीचर है वो ये है कि अगर आप मेरे रेफरल कोड का भी उपयोग करते हैं, किसी भी मेंटर के, किसी भी एजुकेटर के रेफरल कोड को यूज़ करते हैं, तो आप केवल और केवल उसी एजुकेटर और मेंटर पर आकर के बंद नहीं गए। ये एक बहुत हमने कहा फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जो 100 से प्लस जो टॉप एजुकेटर्स हैं, चाहे सुदर्शन गुर्जर हो, ब्रुनल पटेल हो, रोमन सैनी हो और ढेर सारे अन्य, आप इनमें से किसी को भी सब्सक्राइब कर, किसी को भी जो है आप देख सकते हैं। यानी अगर आप हमारे जो रेफरल कोड है VIJYP विजय पी को यूज़ करते हुए अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं, तो जितने भी मेंटोर्स हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ मेंटोर्स हैं, वो सब आपके लिए ओपन हो जाएंगे और आप फ्लेक्सिबली इसको यूज़ कर सकते हैं। हर जो एजुकेटर है, हर मेंटर जो होता है, वो अपनी फील्ड में अच्छा करता है, अपने जो जो आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स को समझता है, उनको उसी हिसाब से गाइड करता है। किसी की बात आपको अच्छी लगती है, किसी की बात आपको बहुत अच्छी नहीं लगती, नहीं समझ में आती, एक रैपर नहीं बन पाता है, तो आप फ्लेक्सिबल चैनल है, आप किसी से भी सब्सक्राइब करके किसी को भी देख सकते हैं। और ढेर सारे साइंस टेक्नोलॉजी में गाइड करूंगा, बहुत सारे ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं जो इसी चैनल पर पैरेलली होंगे। आप हमको भी देखें, उनको भी देखें, और जहां आपको बेहतर लगे, कोई टॉपिक आपको कहीं अच्छा लगे, कोई टॉपिक आपको, तो ये एक जो फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है ये आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी देता है। ऐसी फैसिलिटी ऑनलाइन प्रोग्राम में अनअकैडमी आपको देती है, ऑफलाइन में नहीं होगा। ऑफलाइन में एक अगर कोई कोचिंग होगी तो किसी एक डिसिप्लिन के 2-3 एक्सपर्ट होंगे, यूजली एक ही होता है, 2-3 भी हो गए, तो आपको उसी लिमिट में रहना है। यहाँ क्या है कि किसी एक डिसिप्लिन में, सिविल सेवा में, किसी एक पेपर में बहुत सारे एजुकेटर्स एक साथ काम कर रहे हैं, आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं। रेफरल कोड भले ही आपने VIJYP को यूज किया हो, आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है और आपके लिए आप कह सकते हैं एजुकेटर्स की पूरी एक टीम है जो आपके साथ काम कर रही है और आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। मोर देन 15,000 कोर्सेज इस समय चल रहे हैं और हर रोज नए नए कोर्स आते हैं। आप देखें कि अगले साल की जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसके लिए 2 नए कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कभी देरी नहीं होती इस प्लेटफॉर्म में। ये नहीं है कि अगर मैंने पहले कास्ट ज्वाइन कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता। आप आज से ज्वाइन करें, आप 1 हफ्ते बाद से ज्वाइन करें, अपनी टाइमिंग पर ज्वाइन करें, नए कोर्सेज को ज्वाइन करें। पुराने वीडियोस तो आपके लिए हैं ही, आप नए कोर्स में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तो रोज़ रोज़ नए नए कोर्सेज आते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आते हैं, आपकी नीड्स को कैटर करते हैं। किसी एक सेगमेंट पर भी आप देख सकते हैं, पूरा भी देख सकते हैं, ये आपकी इच्छा। इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन 1 महीने से लेकर के 1 साल और 2 साल तक का होता है। अब देखिए 1 महीना, 3 महीने या 6 महीने के जो सब्सक्रिप्शन है, इनको लेने का कोई मतलब नहीं। सिविल सेवा का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है और कोई भी ऐसी डिसिप्लिन नहीं है जो उसमें छुई ना जाती हो। साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इस तरीके के एथिक्स है। आप देखिए कि ढेर सारे जो हैं इसमें टॉपिक्स हैं। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने में खत्म नहीं होते। एज ए मेंटर मुझे लगता है कि सिविल सेवा के जो पाठ्यक्रम है उसको खत्म करने में 12 महीना प्लस लगता है, 12 से 18 महीने लग जाते हैं। अगर आपके पास समय हो, आप एकदम नए हो, आप 2 साल के कोर्स को ज्वाइन करें, ये रिकमेंड करूंगा आपको। और अगर आपके पास समय नहीं है, आपको अगला ही अटेम्प्ट देना है, तो साल भर के जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो 2 साल का सब्सक्राइब कर रहा है, अपनी लेथार्जी से, अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी तो दोनों में ही होगी। 1 साल, 1.5 साल में अपने कोर्स खत्म कर लिया, अब आगे का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एकदम आप कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड है इन चीज़ों का वो एकदम सिविल सेवा के पैरेलल होता है। तो जब आप इस तरीके के भाग लेते हैं, इस तरीके की चीज़ों में भाग लेते हैं, तो आपकी क्वालिटी एनहेंस करती है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। 1 महीने के कोर्स की फीस 8,000 है फिलहाल, और अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आप देखिए कि लगभग लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 5.5 महीने की फीस आप देते हैं।
और अगर आप 2 साल के कोर्स के लिए जाते हैं तो 8 महीने की फीस देते हैं, मतलब 8,000 फीस है। और अगर आप जो है 8,000 की फीस जो है अदा करते हैं तो आप देखिए कि 5.5 महीने की फीस अगर आप देते हैं तो 44,000 रुपीज़ की फीस होती है 5.5 महीने की। और अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो 8 मंथ्स की फीस आप देते हैं 64,000। रेफरल कोड जैसा मैंने पहले भी बताया VIJAYP विजय पी, दैट इज विजय पी, आप इसको यूज़ करते हैं। अगर आप रेफरल कोड मेरा यूज़ करते हैं तो आपको एक एडेड एडवांटेज होगा कि 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, यानी जो कोर्स 44,000 का है वो 39,600 में आपको एक्सेस हो जाएगा। आइकॉनिक प्रोग्राम भी है, इसमें जो है पर्सनल फीडबैक आपको मिल जाते हैं, मेंटर से सीधी गाइडेंस यहाँ भी है, वहाँ थोड़ी और पर्सनलाइज केयर हो जाती है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे सुविधाओं को तो थोड़ा सा ज़्यादा फीस दे भी सकते हैं। 24th, हालांकि यहाँ पर देखिए कि 20 अक्टूबर यहाँ पर मेंशन है, लेकिन ये बच्चों की सुविधा को देखते हुए इस टाइम को 24 अक्टूबर कर दिया गया है। 24 अक्टूबर ऑनवर्ड फीस इंक्रीज कर जाएगी, यानी एक महीना सब्सक्रिप्शन जो 8,000 का था 9,000 का हो जाएगा, और साल भर का जो सब्सक्रिप्शन 44,000 का था 49,500 का हो जाएगा। 10% जो रेफरल जो आपको डिस्काउंट है एनी वो आपको मिलेगा ही। अगर आप 24 के बाद जानते हैं और आप कह सकते हैं साल भर का आपने सब्सक्रिप्शन लिया 49,500 का, तो 44,500 का पड़ जाएगा। तो 10,000 का जो 10% का बोनस, तो जो 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही। जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे जो बढ़ी हुई फीस है उससे आप बच सकेंगे। तो मैं तो जरूर कहूँगा कि बिफोर 24 आप इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। आज मैं मिसाइल क्लासिफिकेशन और मिसाइल की कुछ टेक्नोलॉजी की आपसे चर्चा करूँगा। हॉट टॉपिक है, इंडिया और चीन के बीच में जो है टेंशन एस्केलेट कर गए हैं, बढ़ चुके हैं। गलवान घाटी वगैरह के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, देख रहे होंगे, तिब्बत को देख ही रहे होंगे किस तरीके से चीन जो है अपना बिल्डअप करता चला जा रहा है तिब्बत में और अरुणाचल प्रदेश में। आपकी जो सीमा है इसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ परपेचुअल डिस्प्यूट है, तो कोई बात ही नहीं, पाकिस्तान की तो कोई गिनती ही नहीं करनी है, वो तो सदैव आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार ही रहता है। ये एक अलग बात है कि कभी जीतता नहीं। लेकिन इस दौरान अगर आप मीडिया को फॉलो करेंगे तो आप देखते हैं कि वो भारत की जो तैयारी है, जो रक्षा तैयारियां हैं, उसको लेकर के वो मिसाइल्स को डिस्क्राइब करते हैं और ये अनेक तरीके से मिसाइल्स के बारे में बताते हैं। ब्राह्मोस के बारे में चर्चा करते हुए कह देते हैं कि साहब ये क्रूज मिसाइल है, अग्नि के लिए चर्चा करते हुए कह देते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है। कभी कह देते हैं कि भारत के पास कन्वेंशनल के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल वेपनरी भी है, नॉन कन्वेंशनल मिसाइल्स भी हैं। कभी वो अस्त्र जैसी मिसाइल के बारे में चर्चा करते हुए कह देते हैं कि साहब ये तो बियॉन्ड विजुअल रेंज है। के सीरीज की जो मिसाइल है, जो कलाम साहब, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक थे, कलाम साहब के अक्षर से के सीरीज स्टार्ट हुई, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। कभी कह देते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके से वो अलग अलग मिसाइल्स के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स अगर हमको और आपको क्लियर हो जाए जो मिसाइल को डिस्क्राइब करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग। फॉर्चुनेटली मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम वर्ल्ड लीडर हैं। इसके ऊपर मत जाइएगा कि हम SS-400 मिसाइल क्यों खरीद रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड लीडर हैं। अभी आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर टेक्नोलॉजिकली हम चीन से भी सुपीरियर हैं। आगे इसी लेक्चर शीट में तो आप देख रहे हैं, इसी लेक्चर शीट में आगे हम चर्चा करेंगे गिम्बाल्ड वारहेड टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका और रशिया के बाद इंडिया इज थर्ड नेशन जिसके पास गिम्बाल्ड वारहेड टेक्नोलॉजी है, और ये अभी चीन के पास नहीं है और इसराइल के पास नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कुछ जगहों पर हमारी जो मास्टरी है वो हम एकदम वर्ल्ड लीडर हैं और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो आज हम मिसाइल के क्लासिफिकेशन, कैसे मिसाइल्स को क्लासिफाई किया जाता है और उसकी कुछ टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के आधार पर और उसके जो फ्लाइट वगैरह है उसके आधार पर उसको क्लासिफाई किया जाता है, और उसकी कुछ टेक्नोलॉजी की, कुछ टेक्निकल पक्ष की भी चर्चा करें। तो जो मिसाइल का जो पहला जो वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ आर्मामेंट, यानी मिसाइल किस तरीके के हथियार को लेकर के चलती है, इसके आधार पर मिसाइल को जो है वो कह सकते हैं वो बांटा जाता है। सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ आर्मामेंट में मिसाइल को क्लासिफाई करते हुए कहा जाता है कि मिसाइल कन्वेंशनल है कि मिसाइल नॉन कन्वेंशनल है, परंपरागत है कि गैर परंपरागत। तो परंपरागत जो मिसाइलें होती हैं उनमें जो वारहेड होता है, वारहेड मिसाइल जो होती है, आप देखिए कि आगे वाली स्लाइड में आप सभी लोगों ने मिसाइल देख रखी होगी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर ये पृथ्वी मिसाइल है, और ये पृथ्वी मिसाइल का जो आगे वाला भाग आप देख रहे हैं जो वी शेप है, यही वॉरहेड है।
यहीं पर हथियार। तो मिसाइल कैसे वॉरहेड को, यहाँ पर नीचे देखिए आकाश है, इसमें ब्लू कलर की टिप है, यही वॉरहेड है। तो मिसाइल के आगे वाले भाग में वॉरहेड होता है, ये जो शीर्ष होता है वो एक तरीके का विस्फोटक होता है। कैसा विस्फोटक लेकर के, कैसा वॉरहेड लेकर के मिसाइल उड़ रही है के आधार पर मिसाइल को कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल दो भागों में बांटा जाता है। कन्वेंशनल वॉरहेड ऐसे वॉरहेड होते हैं जिनमें जो एक्सप्लोसिव होता है वो सामान्य एक्सप्लोसिव होता है। सामान्य एक्सप्लोसिव का मतलब है कि आप कह सकते हैं गन पाउडर या बारूद, या आप कह सकते हैं PETN, या इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है नाइट्रोग्लिसरीन, या आप कह सकते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इस तरीके के जो है आप कह सकते हैं चीजें हों। और जब यही वॉरहेड में अगर सामान्य विस्फोटकों की जगह पर, कॉमन एक्सप्लोसिव्स की जगह पर एटॉमिक, बायोलॉजिकल या केमिकल वॉरहेड्स हो जाए, आप इसको ABC करके याद कर लें। A फॉर एटॉमिक, B फॉर बायोलॉजिकल, C फॉर केमिकल। तो अगर जो वॉरहेड्स हैं उसमें एटॉमिक या बायोलॉजिकल या केमिकल वॉरहेड्स हों, यानी परमाणुविक हथियार लगे हों या जैविक हथियार लगे हों या रासायनिक हथियार लगे हों, तो हम कहते हैं कि मिसाइल इज नॉन कन्वेंशनल। अब एक समस्या है, कन्वेंशनल वॉरहेड में जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो केमिकल ही होते हैं। बारूद क्या है? केमिकल है। नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक तरीके का केमिकल है। तो अगर वो एक तरीके का केमिकल है, अगर वो एक तरीके का केमिकल है, तो ये केमिकल जो जो आप कह सकते हैं जो केमिकल वेपन्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो केमिकल वॉरहेड है, इसमें और सामान्य वॉरहेड में क्या अंतर, वो तो इसको भी समझने की जरूरत है। नीचे आप देखिए कैप्शन है, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव एंड केमिकल वेपन्स। तो केमिकल एक्सप्लोसिव, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई केमिकल एक्सप्लोसिव जो होता है वो तो और कुछ नहीं होता है, किसी न किसी तरीके का केमिकल होता है जो एक्सप्लोड करता है, जो फटता है। बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, PETN का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। जो केमिकल वेपन्स होते हैं वो कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं और ये एक्सप्लोसिव नहीं होते। ये कोहरे के रूप में, फॉग के रूप में छूट सकते हैं, ये गैस के रूप में रिलीज होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में रिलीज हो सकते हैं, पाउडर के रूप में रिलीज होते हैं, और ये एयरबोर्न, हवा के माध्यम से फैलते हैं और बेहद घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और देखिए सामान्य एक्सप्लोसिव जहां फटता है केवल और केवल उसी इंपैक्ट जोन में चीजों को तोड़ता है अपनी विस्फोटक शक्ति से। लेकिन ये जो केमिकल वेपन्स होते हैं, जब ये धुंध के रूप में, कोहरे के रूप में फैलते हैं, या आप कह सकते हैं गैस के रूप में रिलीज होते हैं, या इनको पाउडर के रूप में स्प्रे किया जाता है, या ये मिस्ट के रूप में, एक एरोसॉल के रूप में रिलीज होते हैं, तो ये एयर के माध्यम से बहुत बड़े क्षेत्र में फैलते हैं और अपने घातकता से, अपनी लीथैलिटी से बहुत बड़े क्षेत्र में जनसंहार करते हैं। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो केमिकल वेपन में नर्व गैस यूज की जाती है। नर्व गैसेस एयर के माध्यम से, क्योंकि गैस है तो एयर के माध्यम से रिलीज होती है, एयर के माध्यम से ट्रेवल करती है और सांस के माध्यम से जब शरीर में जाती है तो नर्व्स को खत्म कर देती है, व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है। कुछ केमिकल्स जो है वेसिकेंट्स होते हैं। वेसिकेंट्स जो केमिकल वेपन्स होते हैं, ये जब छोड़े जाते हैं हवा के माध्यम से गैसीय अवस्था में या ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, पानी की छोटी छोटी द्रव बूंदों के रूप में इनको डिस्पर्स किया जाता है। जब ये त्वचा पर गिरते हैं, स्किन पर गिरते हैं, तो वहाँ छाले डाल देते हैं, ब्लिस्टर्स। तो इन ब्लिस्टरिंग एजेंट्स को, जो छाले डाल देते हैं, उन एजेंट्स को, ब्लिस्टरिंग एजेंट्स को वेसिकेंट्स कहते हैं। कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो ब्लड या पल्मोनरी एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। ये ब्लड को कोआगुलेट कर देते हैं, ब्लड का थक्का जमा देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लंग्स में जाते हैं थ्रू एयर, गैस के माध्यम से, और लंग्स को चोक कर देते हैं, लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं, लंग्स को ये दम घूंट करके मार देते हैं। और ये जिन क्षेत्रों में छोड़े जाते हैं उसके एक छोटे से लोकल एरिया को ही नष्ट नहीं करते कॉमन एक्सप्लोजिव, ये एक बहुत बड़े एरिया में फैलते हैं गैसीय अवस्था में और बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या को खत्म कर देते हैं। एटॉमिक, बायोलॉजिकल जो और केमिकल जो वेपन्स होते हैं, तो जो केमिकल वेपन है वो आप कह सकते हैं सामान्य केमिकल एक्सप्लोसिव से अलग होते हैं। तीनों ही एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल जो वॉरहेड्स होते हैं, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जनसंहार के हथियार हैं। जब अमेरिका की लड़ाई हुई थी इराक के ऊपर, उसने आक्रमण किया था और इराक के तो कह सकते हैं राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनको अमेरिका ने अरेस्ट किया था, बाद में उनको फांसी की सजा भी दी गई। तो अमेरिका जब
इराक पर अटैक किया था उसने, तो उसने कहा था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उसने कहा कि उसके पास केमिकल वॉरहेड्स हैं। तो ये बहुत घातक होते हैं। और दुनिया में विभिन्न देशों के बीच में एक समझौता है जिसमें उन्होंने माना है कि हथियारों में बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का यूज नहीं किया जाएगा। देखिए, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को बनाना आसान होता है, तो अगर इसको खत्म नहीं किया जाएगा तो टेररिस्ट ग्रुप भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि मानवता का दुश्मन। हालांकि एटॉमिक वेपन्स को भी खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो देश है उनके बीच में एक राय तो बिल्कुल नहीं। फिर मिसाइल्स का एक तो प्रकार हुआ, मिसाइल्स को कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कैसे कहा जाएगा। वॉरहेड्स, वॉरहेड क्या है, मतलब वॉरहेड के आधार पर जब हम मिसाइल्स को बांट देते हैं तो उनको हम कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल कह देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस, किस तरीके से मिसाइल उड़ान भरती है, मिसाइल किस तरीके से उड़ान भरती है, उसमें गाइडेंस प्रणाली है या नहीं है। कहने का मतलब है कि जब हम मिसाइल को छोड़ते हैं तो जो आधुनिक मिसाइलें हैं उनमें हम जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है उसको जो है कह सकते हैं, जैसे आप ये स्लाइड देखिए, यहाँ पर जो मिसाइलें शो की गई हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ये पॉइंट ऑफ रिलीज है, यहाँ से मिसाइल छूटी और ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है यहाँ पर पहुंच। ये क्रूज मिसाइल है, अभी आगे बताता हूँ। ये भी चाहे जैसे उड़ रही हो लेकिन पॉइंट ऑफ रिलीज से छूटी और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे आकर के इसने विस्फोट किया। तो मिसाइलें पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक कैसे पहुंचेंगी, बगैर गाइडेंस के तो पहुंच नहीं सकती। तो मिसाइलों में गाइडेंस है सिस्टम जो उसको उसके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है कि नहीं है के आधार पर मिसाइलों को दो भागों में बांटा जाएगा। एक प्रकार की मिसाइलें अनगाइडेड है, दूसरे तरीके की गाइडेड। जो अनगाइडेड मिसाइलें होती हैं इनमें जो है कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं है, तो बहुत इनिशियल स्टेज की थी। आज कोई भी ऐसी दुनिया की मिसाइल नहीं है जो गाइडेड ना हो, यानी सभी मिसाइलें आज गाइडेड हैं। लेकिन जब पहले मिसाइलें बनती थी तो उनमें क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी सुपीरियर, तो वो अनगाइडेड होती। जैसे हम टीपू सुल्तान के बारे में चर्चा कर सकते। टीपू सुल्तान हैदराबाद के थे और उनको ये श्रेय है कि उन्होंने दुनिया के पहले रॉकेटरी प्रणाली, पहली मिसाइल प्रणाली का विकास किया। उनके द्वारा जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल, जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल अंग्रेजों के विरोध में किया गया था, उनको मैसूरियन रॉकेट्स कहते हैं, मैसूर के रॉकेट कहते हैं। और अभी पिछले ही साल हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों में करीब 2000 से ज्यादा ऐसी रॉकेट्स को बरामद किया गया है, मतलब खोजा गया, जो टीपू सुल्तान के काल के हैं। तो टीपू सुल्तान इज अस्क्राइब्ड, उनको ये जो आप कह सकते हैं, उनको ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने दुनिया की पहली जो है मिसाइलों का निर्माण किया। हालांकि चीन को उससे पहले श्रेय दिया जाता है, लेकिन चीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो केवल किताबी है, उसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं। टीपू सुल्तान के तो मिसाइलें हैं आज भी संग्रहालयों में। टीपू सुल्तान के जो रॉकेट हैं उनमें गाइडेंस प्रणाली नहीं थी, बस छोड़े जाते थे, लीथल होते थे, 2 से 4 किलोमीटर की दूरी तक मार करते। और दूसरे इसी तरीके के जो रॉकेट है वो कॉन्ग्रीव रॉकेट्स हैं जो यूनाइटेड किंगडम के। तो क्या हुआ, जब अंग्रेजों के खिलाफ में टीपू सुल्तान ने अपनी मिसाइलों को यूज किया, अपने रॉकेटरी को यूज किया, बाद में टीपू सुल्तान हारे और मारे गए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम वगैरह के इलाके पर कब्जा जमा लिया। आप में से जो लोग इतिहास पढ़ते हैं इन चीजों को जानते हैं। और वहां से टीपू सुल्तान की मिसाइलों को उन्होंने कलेक्ट किया, और न केवल उन मिसाइलों को कलेक्ट किया, उनको इंग्लैंड भेजा गया जहां दे वे रिवर्स इंजीनियर, उनको विपरीत ढंग से खोल करके देखा गया और उसके आधार पर इंग्लैंड में कॉन्ग्रीव रॉकेट का विकास किया गया। यानी टीपू सुल्तान के रॉकेट्स की नकल के आधार पर इंग्लैंड में बाद में कॉन्ग्रीव रॉकेट्स का विकास किया गया, ये भी अनगाइडेड। और आज जो आधुनिक जो रॉकेट्स हैं वो गाइडेड हैं। ये जो गाइडेड रॉकेट्स हैं इनमें अनेक तरीके की गाइडेंस प्रणालियां हैं। पहली है इनर्शियल गाइडेंस। इनर्शियल गाइडेंस वाले जो रॉकेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली गाइड किए जाते हैं। जब रॉकेट उड़ता है तो देखिए 3 डायमेंशनल जो क्षेत्र है उसमें उड़ान भरता है। रॉकेट जब उड़ान भरेगा तो अपने स्थान से दाएं या बाएं जाएगा, अपने स्थान से आगे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऊंचाई के आधार पर भी चलेगा। तो दाएं या बाएं जाना, आप कह सकते हैं सीधी सरल रेखा में जाना, ऊंचे अथवा नीचे जाना, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जब रॉकेट मूव करता है या मिसाइल मूव करती है
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली इनर्शियल गाइडेंस जो है वो गाइड करती है। प्रारंभिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के आधार पर जो आप कह सकते हैं जो इनर्शियल गाइडेंस प्रणाली विकसित की, इसके आधार पर रॉकेट और मिसाइल, विशेष रूप से जो मिसाइलें हैं उनको एक आप कह सकते हैं लक्ष्य की ओर ले जाया जाता था, एक निश्चित दिशा में ले जाया जाता था। बाद में चल करके ऐसी मिसाइलें बनी जो इंफ्रारेड सीकर पर आधारित थी। अब आप देखिए कि नई मिसाइल हैं, जैसे कुछ मिसाइलों का हम प्रयोग करते हैं कि भाई हवाई जहाज शत्रु का जा रहा है, तो शत्रु के हवाई जहाज जा रहा है, इसमें पीछे से मिसाइल जाकर के उसको हिट करे। अब हवाई जहाज सीधे तो नहीं जाएगा, उड़ान भरते हुए कभी दाएं कभी बाएं करके उड़ान भरेगा वो। जो मिसाइलें होती हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट होती हैं, एंटी मिसाइल होती हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, उनमें इंफ्रारेड सीकर होता है। जब हवाई जहाज उड़ता है, मिसाइल उड़ती है, तो पीछे से गर्म गैसें निकलती हैं और इंफ्रारेड सीकर इन्हीं गर्म गैसों की जो जो आप कह सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, उसके आधार पर अपने टारगेट को पहचानता है। अगर हवाई जहाज उड़ान के दौरान अपनी दिशा भी बदलेगा तो मिसाइल भी अकॉर्डिंगली दिशा बढ़ते हुए जाती है और फिर उस हवाई जहाज या मिसाइल को मार करके नष्ट कर। कुछ मिसाइलों में रडार लगा होता है जिससे वो अपने लक्ष्य को ट्रैक कर पाते हैं, जिस टेरेन पर, जिस उच्चावच पर उड़ रही होती हैं उसको मॉनिटर कर रही होती है। जैसे ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल में जो है रडार लगे हुए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के भी आगे चर्चा करें, उस रडार है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट आधारित एक व्यवस्था है। सैटेलाइट आधारित इस व्यवस्था के आधार पर हम पृथ्वी की सतह पर 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो जैसे भारत की अग्नि मिसाइल की हम चर्चा करें, अग्नि सेकंड वगैरह जो 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूर मार करती हैं, सभी अग्नि मिसाइलों में जीपीएस लगा हुआ है। तो जब हम अग्नि मिसाइल को छोड़ते हैं, उड़ान भरते हुए जाती है, तो जीपीएस उपग्रहों के द्वारा प्राप्त संकेत के द्वारा वो अपनी दिशा को बदलते हुए जो डेस्टाइन्ड पॉइंट है, जो इम्पैक्ट पॉइंट है, वहां तक पहुंच करके उसको हिट करती है। फिर एक दूसरी तरीके की मिसाइल इंडिया ने विकसित की, इसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। फॉर्चुनेटली इस मिसाइल को हमने चीन से पहले विकसित कर लिया था, बाद में चीन ने भी विकसित किया, लेकिन वी वर द फर्स्ट। सबसे पहले इस तरीके की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का विकास अमेरिका ने किया, बाद में रूस ने किया, फिर इजराइल ने किया और भारत चौथा ऐसा देश है, इंडिया चौथा ऐसा देश है जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो मिसाइलें आ रही हैं शत्रु को, उन मिसाइलों को हवा में मार करके नष्ट करेगी। तो ये जो हमारी ये शत्रु की मिसाइल आ रही है, ये हमारी मिसाइल जा रही है, नीचे से इसको मार करके नष्ट करने के लिए जा रही है। इस मिसाइल कैसे ट्रैकिंग होगी कि सामने से मिसाइल कहां से आ रही है? तो ये जो हमारी जो मिसाइलें हैं, जो इस तरीके की एंटी बैलिस्टिक होती है, उनमें इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सीकर होता है। इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सीकर एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है। तो जो हमारी मिसाइल है जो ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी, इसमें राडार लगा होता है। तो शत्रु मिसाइल जो आ रही है प्रति क्षण, ये हमारी मिसाइल है, इसमें राडार से लगातार संकेत भेजे जा रहे हैं। जो शत्रु मिसाइल आ रही है रियल टाइम में वो कहां पर है इसको कैलकुलेट करता है। डीआरडीओ के मुखिया सारस्वत साहब ने बताया था, लोग देखिएगा नेट पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, उन्होंने बताया था कि भाई इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सीकर, इसका बनाना, इसका निर्माण करना बड़ा जटिल है। इसके लिए बहुत ही जटिल प्रकार के सॉफ्टवेयर चाहिए थे भारतीय वैज्ञानिकों को, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को। और आपको तो पहले से मालूम है कि भारत जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत बड़ा हुआ। तो डीआरडीओ के हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे सॉफ्टवेयर का विकास किया जो जब जो है आप कह सकते हैं जिसके आधार पर इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सीकर नाम के ट्रैकिंग डिवाइस का निर्माण किया गया। तो कुछ मिसाइलों में इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सीकर होता है, सभी में नहीं होता, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों में होता है। फिर गाइडेंस विद राडार पिक्चर, ब्रह्मोस की भी हमने आपसे चर्चा किया था, जिसमें हमने बताया था भाई उसमें राडार होता है। तो ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइलें होती हैं, अभी आगे उनकी चर्चा हम लोग विशेष रूप से करेंगे। जब वो उड़ान भरती हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार का राडार होता है। ये राडार जो है स्थान विशेष के चित्रों से युक्त होता है। जैसे अब आप ये समझिए कि भाई, जैसे मान लीजिए कि जो है इलाहाबाद पर किसी मिसाइल के द्वारा हमला करना, तो सामान्य जो मिसाइलें होंगी जीपीएस से चलेंगी, इलाहाबाद में आग कहीं भी गिरेंगी। जो जो आप कह सकते हैं जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें होती हैं, जो एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर टारगेट को नष्ट करने के लिए विकसित हैं, क्रूज मिसाइलें,
उनमें उस स्थान विशेष जहां उसको स्ट्राइक करना होता है उसकी पिक्चर लोड की जाती है, उसके आधार पर वो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं। तो ये बहुत ही आधुनिक प्रकार की मिसाइलें हैं जिनमें गाइडेंस विद राडार पिक्चर्स होती है। इसमें राडार के साथ साथ क्षेत्र के टेरेन के मैप्स होते हैं, यहाँ के जो कह सकते हैं जो जो बेहद महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में सूचना दर्ज होती है, और तब फिर ये मिसाइल जो है राडार पिक्चर इमेजरी के माध्यम से अपने लक्ष्य को पहचानता है। तो अलग अलग मिसाइलों के आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार की गाइडेंस प्रणालियां मिसाइलों में लगी होती हैं। सभी मिसाइलों में सभी नहीं लगेगा, किसी में इनर्शियल गाइडेंस है, किसी में इंफ्रारेड सीकर है, किसी में राडार है, किसी में जीपीएस, किसी में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसा भी नहीं है, एक से ज्यादा प्रकार के प्रणालियां एक साथ नहीं हो सकती, जैसी जरूरत होती है वैसी बना ली जाती है। तो देखिए मिसाइल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्मामेंट, हम कुछ मिसाइलों को कन्वेंशनल कहते हैं, कुछ को नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, कुछ को गाइडेड कहते हैं, कुछ को अनगाइडेड कहते हैं। तीसरे तरीके के जो क्लासिफिकेशन ऑन द मेथड ऑफ यूज, मिसाइल कौन यूज कर रहा है, कहां से यूज कर रहा है के आधार पर मिसाइल को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे देखिए पिनाका लिखा है टैक्टिकल मिसाइल, और अग्नि सीरीज, अग्नि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आदि को स्ट्रेटेजिक मिसाइल कहा जाता है। किन मिसाइलों को हम टैक्टिकल कहेंगे, किन को स्ट्रेटेजिक कहेंगे, तो आप देखिए कि एक वॉर थिएटर की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है। तो जो हमारी जो सेनाएं हैं युद्ध कहां लड़ रही हैं, सीमा पर। ऑफ कोर्स सीमा पर एक दूसरे के सामने होंगे। ठीक है कि पाकिस्तान पिछड़ रहा होगा, धीमे धीमे भारतीय सेना पाकिस्तान के क्षेत्र में अंदर बढ़ रही होगी, लेकिन वो सीमा के इर्द गिर्द का ही क्षेत्र होगा। जितनी पीछे पाकिस्तान सीमा जाएगी उतनी आपकी सेना आगे बढ़ेगी। जहां पर ये होगी वो उस समय की डिफेक्टो सीमा होगी। तो जब सीमा पर हमारे सैनिक लड़ते हैं तो वहां सैनिक कमांडर होते हैं। जब सीमा पर लड़ाई लड़ने वाले सैनिक कमांडर किसी मिसाइल को छोड़ने के लिए आदेशित करते हैं तो दीज मिसाइल्स आर टैक्टिकल। यूजली टैक्टिकल मिसाइल शॉर्ट रेंज होती है, जैसे पिनाका है, जैसे पृथ्वी 1, 2, 3। पृथ्वी 1 की रेंज 150, पृथ्वी सेकंड की रेंज 250, पृथ्वी थर्ड की रेंज 350 किलोमीटर होती है। तो ये टैक्टिकल मिसाइल है। टैक्टिकल मिसाइलें शॉर्ट रेंज मिसाइलें होती हैं, थोड़ी दूरी तक जाती है। युद्ध में लड़ रहा कमांडर इस बात का निर्धारण करता है कि मिसाइल छोड़ी जाए कि ना छोड़े। पिनाका कुल 40 किलोमीटर जाती है, तो हमारा जो सैनिक कमांडर है देख रहा है कि भाई 40 किलोमीटर दूर शत्रु सेना तो आक्रमण कर देगा। अब अग्नि सेकंड को छोड़ना है। अग्नि सेकंड 2500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली है। ये जो अग्नि जैसी मिसाइलें होती हैं इनको हम सीमा पर नहीं ले जाते। जिस जगह पर एक्टिव युद्ध होता है वहां अग्नि जैसी मिसाइलों को नहीं ले जाते, इनको हम सीमा से थोड़ी दूर पीछे कहीं रखते हैं। अब ये 2500 किलोमीटर दूर जा रही है, तो अगर हम सीमा से 100 किलोमीटर भीतर से इसको भी छोड़ेंगे तब भी ये पाकिस्तान के बहुत डीप स्ट्राइक करे। तो अग्नि जैसी मिसाइलों को लॉन्च पैड पर आप चाहें तो सीमा पर ले जाएंगे, मतलब आजकल तो मोबाइल लॉन्चर है। अग्नि 5 वगैरह को अरुणाचल प्रदेश में सीमा के आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया गया है, मोबाइल लॉन्चर है। तो ये जो मिसाइलें हैं, क्योंकि ये तुरंत भाई 2500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल छोड़नी है तो सीमा पर तो नहीं छोड़ेंगे, वो पाकिस्तान या चीन के भीतर कहीं दूर जाकर के मार करेगी। इन मिसाइलों को छोड़ने का निर्णय वॉर रूम में जनरल्स लेते हैं। जो अब देखिए कि जो साउथ ब्लॉक है नई दिल्ली में, वहीं पर वॉर रूम है। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के जनरल्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वगैरह के साथ वॉर रूम में जा करके युद्ध की जो स्थितियां होती हैं उनके बारे में जानकारी ले। तो जब इस तरीके की जो आप कह सकते हैं स्थितियां होती हैं तो जो स्ट्रेटेजिक मिसाइलें होती हैं इनको छोड़ने का निर्णय सीमा पर युद्ध लड़ने वाला कमांडर नहीं लेता, बल्कि जो सर्वोच्च कमांडर है वो लेता है, जनरल वगैरह। और इनका लक्ष्य क्या होता है? इनका लक्ष्य होता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन को नष्ट करना। स्ट्रेटेजिक मिसाइल का लोकेशन होता है स्ट्रेटेजिक महत्व के लक्ष्यों को नष्ट करना। जैसे अग्नि मिसाइल को हम क्यों छोड़ेंगे? हम चाहेंगे भाई कराची में पाकिस्तान का एक अड्डा है जहां पर कराची की सेना के वॉर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। कराची की जो पाकिस्तान की सीमा के सेना के जो है कह सकते हैं वहां पर फ्यूल लाइन्स हैं, वहां पर ईंधन। अगर हम कराची के उस बेस को उड़ा दें
तो पाकिस्तान की आधी सेना को ईंधन आपूर्ति नहीं होगी तो काम नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को नष्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल यूज होती है। तो पिनाका, पृथ्वी जैसी मिसाइलें क्या होंगी, टैक्टिकल, और अग्नि सीरीज की मिसाइलें क्या हो गई, स्ट्रेटेजिक हो गई। सीधे सीधे आपके लिए नियम यह है कि अगर युद्ध लड़ने वाला सैनिक कमांडर युद्ध जो है किसी मिसाइल को छोड़ने का निर्णय लेता है, मिसाइल टैक्टिकल होगी, और अगर जनरल किसी मिसाइल को छोड़ने का निर्णय लेता है तो स्ट्रेटेजिक हो जाए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मिसाइल कैसी उड़ान भरती है के आधार पर फिर से मिसाइल को क्लासिफाई किया जाता है। तो कुछ मिसाइलें जो होती हैं, जैसे यहाँ आप देखिए प्लेट पर पृथ्वी अग्नि सीरीज लिखी है, उन मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। कुछ को क्रूज कहा जाता है। किन मिसाइलों को हम बैलिस्टिक मिसाइल कहेंगे, किन को क्रूज कहेंगे, इसको भी समझ लीजिए। तो जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, जब वो उड़ान भरती हैं तो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो उनका उड़ान पथ होता है, ध्यान से देखिएगा, वो पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। ऐसे आप हाथ में कंकड़ पत्थर ले करके और उसको ऐसे करके फेंकिए, कंकड़ पत्थर लीजिए, ऐसे फेंकिए, तो आप देखेंगे जब आप पत्थर फेंकते हैं तो हाथ से रिलीज होता है तो स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऐसे ऊपर जाता है और ऐसे नीचे आता है, ऐसे। तो जब हम किसी चीज को पृथ्वी की सतह से कोण बनाते हुए फेंकते हैं, अगर हम पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल से, पृथ्वी के क्षैतिज से किसी वस्तु को कोण बनाते हुए फेंकते हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये पहले तो ऊपर जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आकर के कोलाइड करता है, और तब ये इसका एक फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री होती है, इसका एक उड़ान पथ होता है। इस ट्रेजेक्ट्री को जब परवलयाकार ट्रेजेक्ट्री बनती है, जब पैराबोलिक आर्क की ट्रेजेक्ट्री बनती है, तो हम कहते हैं कि मिसाइल बैलिस्टिक है। पेपर पर यहाँ आप देखिए, यहाँ पर एक लॉन्चर है, इससे एक मिसाइल छोड़ी गई। ये मिसाइल ये देखिए इस तरीके के पथ पर जा रही है, ये क्या ट्रेजेक्ट्री है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, बैलिस्टिक। तो पृथ्वी है, अग्नि सीरीज है, इस तरीके की जो मिसाइलें होती हैं ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पर चलती हैं। अच्छा, अब चलिए पहले अग्नि की बात कीजिए। अग्नि 2500 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। तो पॉइंट ऑफ रिलीज ये है, तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, 2500 किलोमीटर होगी। तो हर मिसाइल की अपनी एक रेंज है। पॉइंट ऑफ रिलीज से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के बीच की जो दूरी होती है, दैट इज रेंज। जैसे पृथ्वी 1 की रेंज हमने अभी क्या बोली, 150 किलोमीटर, और अग्नि सेकंड की रेंज हमने क्या बोली, 2500 किलोमीटर। तो मिसाइल एक दूरी तक जाती है, उसकी रेंज होती है। लेकिन मिसाइल जब परवलयाकार पथ पर चलेगी तो न केवल एक दूरी तक जा रही है, बल्कि पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर तक भी तो जा रही है, एक हाइट भी प्राप्त कर रही है। अलग अलग मिसाइलों की रेंज भी अलग अलग होती है, और जिस हाइट तक वो पहुंचती है वो भी अलग अलग होती है। अग्नि मिसाइल जो 2500 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, ऊंचाई तक। अग्नि मिसाइल जो 2500 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, ये डिस्टेंस अगर 2500 किलोमीटर है, तो जो पीक हाइट ये अचीव करेगी वो 300 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर से स्पेस शुरू हो जाता है। आगे स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको। 160 किलोमीटर से स्पेस स्टार्ट हो जाता है, और मिसाइल कहां जा रही है, 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रही है। मतलब अग्नि सीरीज की मिसाइलें उड़ान के दौरान स्पेस में पहुंच जाती हैं, और स्पेस में पहुंचने के बाद जब पृथ्वी की ओर वापस आती हैं तो री एंट्री करती हैं। इसीलिए अग्नि सेकंड मिसाइल के साथ कहा जाता है कि अग्नि सेकंड भारत की एक ऐसी मिसाइल है जिसमें भारत ने री एंट्री कैपेबिलिटी अर्न की, पुनर्प्रवेश तकनीक क्षमता हमने उसी अग्नि सेकंड से प्राप्त की। आगे हम लोग मैन्ड स्पेस मिशन करने जा रहे हैं, तो हमारा चंद्रयात्री जो कह सकते हैं वो क्या करेगा, पृथ्वी से जाएगा चंद्रमा तक, या जो कह सकते हैं स्पेस तक जाएगा, तो स्पेस से वापस भी तो आएगा। तो जो ऊपर जाएगा स्पेस में उसको वापस भी आना चाहिए। तो ये क्षमता की जब हम स्पेस में जाके स्पेस से वापस लौटते हैं, इट इज कॉल्ड री एंट्री। बहुत टिपिकल है ये क्षमता, उतनी आसान नहीं है जितना लगता है कहने में। ऐसा लगता है कि जब हम स्पेस में चले गए तो वापस भी लौटाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पेस से जब आप पृथ्वी की ओर वापस लौटते हैं
और अंतरिक्ष से कोई यान या कोई चीज वायु के अंदर आती है तो घर्षण के कारण जल करके नष्ट हो जाती है, इसीलिए बचे हुए हैं हम और आप। नहीं, रोज उल्कापात होता है, रोज जो है मीटियर्स जो है पृथ्वी की सतह पर आकर के इम्पैक्ट करते हैं, पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि हवा के घर्षण के कारण वो हवा में जल करके नष्ट हो जाते हैं। जिन शूटिंग स्टार्स को आप देखते हैं रात में, वास्तव में स्टार नहीं होते हैं, वो तो मीटियर्स हैं, वो तो उल्का है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके जल करके नष्ट हो गए। अगर जल करके नष्ट ना होते तो पृथ्वी की सतह पर गिरते और फिर उसके बहुत खतरनाक परिणाम होते हैं। तो ये मिसाइलें वगैरह अगर अंदर आ रही हैं तो इसकी जो है कह सकते हैं, इसकी एक जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है। अब समस्या क्या है कि पृथ्वी जैसी मिसाइल ये 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई, ये पाकिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान ने यहाँ लगा रखा राडार, ये राडार मिसाइल को बहुत पहले ही कैच कर लेगा। ये देखिए यहाँ तक, ये पहाड़ है, ये पहाड़ के पीछे राडार है, ये राडार की रेडियो तरंगें चल रही हैं, ये सीधी दिशा में चलेंगी ऐसे, और जब ये सीधी दिशा में ऐसे चलेंगी तो ये आप देखिए कि ये मिसाइल को एज अर्ली एज अभी मिसाइल कुछ ही ऊंचाई तक गई है और उसको पकड़ लेगी। तो हम राडार से मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको हम पकड़ सकते हैं कि अच्छा वो मिसाइल आ रही है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर जा रही है, इसलिए राडार से उसको लोकेट कर लिया। अब हमने राडार से लोकेट किया कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है। अगर हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो तो हम इस जगह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ें और ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शत्रु की मिसाइल को उसी के क्षेत्र में मार करके नष्ट कर दे, या कहीं भी हवा में नष्ट कर दे तो कम से कम पृथ्वी की सतह पर उसके इम्पैक्ट के कारण होने वाली क्षति तो हम बच ही जाएंगे। तो क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ऊंची जाती हैं इसलिए राडार से उनको देखा जा सकता है। सौभाग्य से पाकिस्तान के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। हाँ, हमने बना रखा है, चीन ने बाद में बना लिया था। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है पाकिस्तान पर, तो खरीद तो सकता है, खरीद सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे खराब बात ये होती है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी क्योंकि बहुत ऊंचाई तक उड़ करके जाती है। भाई अब चलो ये अग्नि है 2500 किलोमीटर की दूरी तक जा रही है, 300 किलोमीटर हवा में चली गई, पृथ्वी जो कुल 150 किलोमीटर की दूरी तक जाती है वो भी हवा में 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक चली जाती है, अंतरिक्ष में तो नहीं पहुंचती है क्योंकि अंतरिक्ष तो 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर से ऊपर होता है। लेकिन अगर पृथ्वी भी 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा रही है तो इसको भी तो राडार से, भाई हिमालय पृथ्वी के सतह पर सबसे ऊंची एक वस्तु हो सकती है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर, और अग्नि जो पृथ्वी मिसाइल 40 से 50 किलोमीटर ऊपर उड़ान भर रही है, तो राडार से देखी जा सकती है। तो बैलिस्टिक मिसाइलों की सबसे कमजोर कड़ी ये है कि क्योंकि ये पैराबोलिक आर्क चलती हैं, परवलयाकार पथ पर चलती हैं और पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई तक उड़ती हैं, राडार से हम इनको लोकेट कर सकते हैं और अगर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल आपके पास हो तो इनको हवा मार करके नष्ट भी किया जाए। फिर रह गई क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जब छोड़ी जाती है तो ऑफकोर्स एक मिसाइल के तरीके से ऊपर उठती है, लेकिन क्रूज मिसाइल में जैसे ब्रह्मोस, भारत ने रूस के साथ संयुक्त परियोजना पर कार्य करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किया। तो जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वो बैलिस्टिक आर्क पर नहीं चलती हैं, वो परवलयाकार पथ पर उड़ान नहीं भरती। इन मिसाइलों को छोड़े जाने से पहले इन मिसाइलों के कंप्यूटर, अब देखिए मिसाइल में कंप्यूटर शब्द कहना तो प्रयोग करना उचित नहीं है, तो होता क्या है कि लोग वैसे उसको कह देते हैं कि मिसाइल में कंप्यूटर इनेबल्ड है, उसमें होते हैं प्रोसेसर्स, एक तरीके कंप्यूटर का पार्ट ही है, कंप्यूटेशन क्षमता इसमें भी होती है। तो मिसाइल के प्रोसेसर में पहले से जानकारी फीड कर दी जाती है कि मिसाइल सतह के समानांतर कितनी ऊंचाई पर उड़ान भरेगा। क्रूज करने का मतलब होता है सतह पर चलना। अब ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ने के पहले उसमें कहा गया कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेगी, तो अब ये जमीन की सतह है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जमीन की सतह से समानांतर 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती हुई चलेगी। अब अच्छा अगर जमीन ऐसे आ रही थी, जमीन यहाँ पर पहाड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ी के सापेक्ष 20 मीटर की ऊंचाई इधर और 20 मीटर की ऊंचाई इधर, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा गया और ब्रह्मोस मिसाइल में जो है ये
फीड किया गया कि भाई 20 मीटर। तो अब ये देखिए, ये पहाड़ की ऊंचाई से 20 मीटर की ऊंचाई पर बना करके चल रही, पैरेलल चल रही। मिसाइलें, हवाई जहाज जमीन की सतह के जितने निकट उड़ते हैं, रडार से उनको पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और यही क्रूज मिसाइल की घातकता है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, बेहद घातक है। ये 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली है। देखिए, ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त परियोजना है, रक्षा परियोजना के रूप में ये एक संयुक्त परियोजना है ब्रह्मोस। और 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। हालांकि अभी आप देखिए कि करीब 2 हफ्ता पहले डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस के एक नए संस्करण का विकास किया है, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक, 450 किलोमीटर की दूरी तक मार कर क्षमता बढ़ा दी गई है। तो रूस के साथ ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल का विकास किया गया। 290 किलोमीटर ही क्यों? क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय संधि, उसका नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये कहती है कि किन्हीं भी दो देशों के बीच में ऐसी किसी मिसाइल का व्यापार नहीं होगा जो मोर देन 300 किलोमीटर मार करते हैं। तो 290 किलोमीटर, क्योंकि 300 की सीमा के भीतर है, इसलिए ब्रह्मोस विभिन्न देशों के बीच में खरीदा बेचा भी जा सकता है और इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि MTCR संधि एक निषेध करती है कि कोई भी दो देश ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान नहीं करेंगे जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली होगी। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मोस को 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के रूप में विकसित किया गया, जिससे MTCR लागू न होने पाए। बहरहाल, एक बार भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस का विकास कर लिया तो स्वदेशी रूप से अब उन्होंने उसकी रेंज को बढ़ा दिया है। 450 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के रूप में उसको विकसित। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, ये जमीन की सतह के समानांतर उड़ान भरती है। अच्छा, ब्रह्मोस को नौसेना भी यूज करती है, नेवी, क्योंकि समुद्र की लहरें से ये मतलब इतनी घातक है कि समुद्र की लहरों से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेगी। तो इसका डिटेक्शन बहुत ही खतरनाक होता है, इसका डिटेक्शन बहुत ही मुश्किल होता है, इसको जल्दी शत्रु के रडार पकड़ नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का विकास किया गया। बाद में भारतीय वैज्ञानिकों ने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल निर्भय का भी विकास किया। निर्भय करीब 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करता है। बस क्या है कि निर्भय सब सोनिक है। ऐसी वस्तुएं जो ध्वनि की रफ्तार से तेज रफ्तार पर चलती हैं सुपरसोनिक कहलाती हैं, और ऐसी वस्तुएं जो ध्वनि की रफ्तार से कम की रफ्तार पर चलती हैं सब सोनिक कहलाती हैं। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, निर्भय सब सोनिक है। लेकिन कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी क्रूज मिसाइलें सबसोनिक स्पीड पर चलती हैं। जैसे अमेरिका की टॉमहॉक नाम की एक मिसाइल है, जो एक तरीके की क्रूज मिसाइल है, ये भी जो है सबसोनिक स्पीड पर चलती है। क्रूज मिसाइलों की लिथैलिटी उनकी स्पीड नहीं, सतह के समानांतर उड़ने की उनकी क्षमता होती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो क्रूज मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस और क्रूज, तो ट्रेजेक्ट्री के आधार पर अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा की कि मिसाइलों को उनके आर्मामेंट कैसे हथियार ले जा रहे हैं के आधार पर मिसाइलों को कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, निर्देशन प्रणाली के आधार पर गाइडेड और अनगाइडेड, मेथड ऑफ यूज के आधार पर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक, और ट्रेजेक्ट्री उड़ान पथ के आधार पर बैलिस्टिक और क्रूज। बहरहाल, अभी कुछ और प्रकार से मिसाइलों का वर्गीकरण बाकी है। ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, मिसाइल कितनी दूरी तक मार करेगी के आधार पर मिसाइलों को फिर से बांटा जाता है। और आप देखिए कि ये जो है, जो रेंजेस लिखी हैं, ये जो है एक ब्रैकेट में लिखी है। तो ऐसी कोई भी मिसाइल जो 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करेगी लेकिन 800 किलोमीटर से कम यानी 799 किलोमीटर की दूरी तक मार करेगी, इंक्लूसिव है ब्रैकेट, तो इसे शॉर्ट रेंज कहेंगे। और तब पृथ्वी 1, 2 और 3 जो 150, 250 और 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है, ये सब के सब शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं। अच्छा, पृथ्वी के बारे में कभी कभी आप पढ़ते हैं तो पृथ्वी के आगे ब्रैकेट में लिखा ही जाता है कि पृथ्वी इज ए
SSSRBM। पृथ्वी को डिस्क्राइब करते हुए उसके आगे ब्रैकेट में अगर आप कभी पढ़ेंगे तो कभी कभी लोग लिख देते हैं कि पृथ्वी SSSRBM है। SR का मतलब होता है शॉर्ट रेंज और BM का मतलब होता है बैलिस्टिक। तो पृथ्वी शॉर्ट रेंज है क्योंकि कुल 150 किलोमीटर तक दूर जाती है। BM यानी बैलिस्टिक मिसाइल है। एक और चीज रह गई, वो आप कह सकते हैं SS। आगे स्लाइड आने दीजिए, ये देखिए सरफेस टू सरफेस आ जाएगा। तो अगर मिसाइल के लिए लिख दिया जाए, आप देखिए अगर हम पृथ्वी को लिखते हैं कि पृथ्वी इज ए SSSRBM, तो हम 3 तरीके के क्लासिफिकेशन को संकेत अक्षर में बोल रहे हैं। फिर अग्नि-1 800 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। 800 किलोमीटर से 2399 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को मीडियम रेंज, मध्यम रेंज कहते हैं। शॉर्ट रेंज माने लघु रेंज, लघु दूरी के प्रक्षेपास्त्र। मीडियम रेंज माने मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र। और फिर 2400 किलोमीटर से लेकर के 5499 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र को इंटरमीडिएट रेंज कहा जाता है। आप लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ रखा हो। हम तो क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं तो हमारी तो मजबूरी है तो उन चीजों को बताएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ नई टर्मिनोलॉजी आपको मिल गई हो। आप में से कुछ लोग होंगे जो इन सभी चीजों को जानते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए हो सकता है कि नई चीज। तो हम हर तरीके से इसको वर्गीकृत कर दे रहे हैं कि अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हो थोड़ा सा जान लिया जाएगा। तो इंटरमीडियम रेंज अंतर मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र 2400 किलोमीटर से लेकर के 5500 से शेड नीचे 5499 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को इंटरमीडिएट रेंज कहते हैं। इंटरमीडिएट रेंज मतलब अंतर मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र। अग्नि सेकंड 2500 किलोमीटर की दूरी तक मार करता है। फिर अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, ये सारी की सारी इंटरमीडिएट रेंज है। K4 और लिखा है। K4 देखिए सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ये यहां लिखी है K4। पनडुब्बी से छोड़ी जाती है, लेकिन K4 की रेंज 3500 किलोमीटर की दूरी तक है। तो K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जरूर है, लेकिन ये इंटरमीडिएट रेंज 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। फिर इंटरकॉन्टिनेंटल है, दूरी के हिसाब से ये सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। 5500 किलोमीटर से लेकर के फिर चाहे जितनी दूर 10,000 12,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली जितनी भी मिसाइलें होंगी सब इंटरकॉन्टिनेंटल होगी। भारत के पास अग्नि 5 है जो 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। अग्नि 6 का विकास किया जा रहा है जो 6500 किलोमीटर एंड बियॉन्ड मार करेगी। और एक सूर्या नाम की और मिसाइल का विकास किया जा रहा है जो 10 से 12,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करेगी। देखिए यहाँ हमने केवल उन मिसाइलों का उल्लेख किया है, केवल उनका उदाहरण दिया है जो विकसित हो चुकी हैं, जो भारतीय सेना के प्रयोग के अंतर्गत आ चुकी हैं। विकसित होने वाली विकासशील मिसाइलों का हमने उल्लेख नहीं किया, इसीलिए अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल का उल्लेख यहाँ पर नहीं हुआ, हालांकि हम बोल दे रहे हैं। तो रेंज के हिसाब से भी मिसाइलों को वर्गीकृत करते हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल। लघु दूरी के प्रक्षेपास्त्र, मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र, अंतर मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र और अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र। इंटरकॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय, जो एक महाद्वीप से 2 महाद्वीप। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन नामकरण इसका ऐसे ही। फिर मिसाइल को कौन छोड़ता है, मिसाइल कहां से छोड़ी जाती है और कहां तक जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ रिलीज एंड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, कहां से छोड़ी गई और कहां जाकर के हिट किया। इस तरीके से मिसाइल को जो हम क्लासिफाई करते हैं तो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस और एयर टू एयर, 4 वर्ग होते हैं। चारों भी बता दे रहा हूं। सरफेस टू सरफेस का हिंदी हुआ सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल। यहाँ पर किसकी फोटो लगी हुई है? यहाँ पर फोटो लगी हुई है पृथ्वी की। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करती है, यानी देखिए स्थलीय सतह है, टेरेस्ट्रियल। स्थलीय सतह से हमारी थल सेना छोड़ेगी, ये उड़ान भरेगी और किसी दूसरी स्थलीय सतह पर जाकर के गिर जाएगी। पृथ्वी सेकंड कौन छोड़ेगी? पृथ्वी सेकंड छोड़ेगी वायुसेना।
पृथ्वी थर्ड कौन सा छोड़ेगी? पृथ्वी थर्ड छोड़ेगी नौसेना। नौसेना की जो पृथ्वी होगी वो समुद्री जहाज से चलेगी, और चाहे दूसरे समुद्री जहाज को मार के नष्ट करेगी या समुद्री जहाज से उड़ेगी और किसी तटीय क्षेत्र को निशाना बनाएगी। आपकी पृथ्वी थर्ड जो आपके नौसैनिक जहाज छोड़ेंगे, उड़ान भरेंगे 350 किलोमीटर की दूरी तक जाते हुए, वो नष्ट कर दे कराची का बेस, कराची का नौसेना अड्डा। तो समुद्री सतह से अगर समुद्री सतह पर मार किया जाए तब भी सरफेस टू सरफेस, स्थलीय सतह से स्थलीय सतह को मारा जाए तब भी सरफेस टू सरफेस। यानी जब हम बोलते हैं सरफेस टू सरफेस, तो सरफेस टू सरफेस में स्थलीय और समुद्री दोनों सतह आती है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों सतहें आ जाती हैं। फिर नीचे आकाश का चित्र है, आकाश छोड़ी जाती है। देखिए ये आकाश का कैरियर है, ये आकाश मिसाइल को लाद के चलता है। जब ये छोड़ी जाएगी तो ये स्थलीय सतह से जाएगी कहाँ, और ये हवाई जहाज को मार के गिराएगी, मिसाइल को मार के गिराएगी। ये मिसाइल और हवाई जहाज कहाँ उड़ रहे हैं? हवा में। तो ये कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। हवाई जहाज आपका जा रहा है, नीचे पाकिस्तान के टैंक वगैरह हैं, तो इसके पास दो तरीके की मिसाइल होनी चाहिए। ये मिसाइल से मारे और ये मिसाइल सतह पर टैंक को मार के नष्ट करे, सैनिक टुकड़ी को मार के नष्ट करे, बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट करे। और ये हवाई जहाज जा रहा है, पाकिस्तान का हवाई जा रहा है, इसकी मिसाइल जाकर के पाकिस्तान के जो आप कह सकते हैं जो हवाई जहाज है उसकी जो हवाई जहाज उसको मार के नष्ट कर दे। तो हवाई जहाज से दो तरीके की मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, एयर टू सरफेस वायु से सतह पर, और एयर टू एयर यानी हवा से हवा मार कर। ब्रह्मोस सुखोई के साथ कॉम्पेटेबल है, सुखोई के साथ इसका टेस्ट किया जा चुका है। सुखोई 30 MKI जो रशियन ओरिजिन का हवाई जहाज है उसके साथ ब्रह्मोस संयुक्त हो चुकी है, और ये ब्रह्मोस हवाई जहाज लेकर के चलेगा और ये जब छोड़ेगा तो पृथ्वी की किसी सतह पर स्थलीय सतह को नष्ट करेगा। और एयर टू एयर मिसाइल जो भारत में डेवलप्ड है ये अस्त्र के नाम से जानी जाती है। हालांकि कुछ संदर्भ में एयर टू एयर मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अभी आगे वाली प्लेट पर आ जाएगा, अभी चर्चा करता हूं। तो मिसाइल कहां से छोड़ी गई और कहां को उसने मारा उसके आधार पर सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस एंड एयर टू एयर मिसाइल्स। फिर आगे चलते हैं। मिसाइलों को क्लासिफाई करने के लिए कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाती है। पनडुब्बी यानी सबमरीन समुद्र की सतह के नीचे चलती हैं, और ये पानी के भीतर से सबमरीन जो है मिसाइल छोड़ती हैं। ये समुद्र की सतह को चीरते हुए हम जाती हैं और जहां से मार करती हैं। ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके की मिसाइल K4 K5, के माने कलाम साहब हमने पहले कहा था। K4 की रेंज हमने पहले आपको बताई 3500, K5 की रेंज उससे ज्यादा नहीं उससे कम है। इससे मत जाइएगा K5 है तो ज्यादा रेंज है, नहीं। K5 पहले विकसित हुई थी 750 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। K4 उसके बाद विकसित हुई 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। अरिहंत आपकी परमाणु पनडुब्बी है, चीन के साथ तनातनी चल रही है। कौन जाने आपकी अरिहंत पनडुब्बी K4 और K5 मिसाइलों से लैस हो जिसके आगे परमाणु शस्त्र लगे हों, और ये साउथ चाइना सी में कहीं छुपी बैठी हो और वहां से मारे और चीन को हर क्षेत्र को मार दे। अरुणाचल प्रदेश में डाल दो अग्नि 5 और साउथ चाइना सी में डाल दो K4 और K5, और चीन का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां परमाणु बम ना डाल सके। आपकी सेनाएं सक्षम है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ। हम दोनों देशों पाकिस्तान और चीन से एक साथ मोर्चा ले सकते। लड़ाई ना हो अच्छी चीज नहीं है, मानवता प्रभावित होती है, लेकिन अगर कभी हमारे ऊपर फोर्स किया गया तो वी आर क्वाइट कैपेबल, हम निपटा देंगे। फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी हमने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का उल्लेख पहले किया था। यहां पर आप देखिए इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सीकर, ये सबसे निचली लाइन में यहां लिखा हुआ है, ये इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सीकर। ये तो जो इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सीकर है ये इसी तरीके की मिसाइलों में लगता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल में, कि शत्रु की मिसाइल को मार करके हवा में नष्ट कर दिया जाए।
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल में हमारे पास प्रद्युम्न, अश्विन, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल्स हैं, हमारे पास लेयर्ड है, हमारे पास लेयर है। प्रद्युम्न 30 किलोमीटर की ऊंचाई मारेगा, 80 किलोमीटर पर जो है अश्विन मारेगा, 130-150 किलोमीटर पर जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मारेगा। भाई हमने क्या कहा था कि अग्नि जैसी मिसाइलें 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरती, जितनी ऊंचाई पर मिसाइल को मार के नष्ट कर दोगे नीचे उसका इंपैक्ट उतना ही कम। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले अमेरिका ने बनाई थी, दूसरे नंबर पर रूस ने बनाई थी, तीसरे नंबर पर इजराइल ने बनाई थी, चौथे नंबर पर हमने बनाई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी रक्षा सेनाएं कैपेबल हैं और आपका देश सक्षम वैज्ञानिकों का देश है। हाँ, एंटी सैटेलाइट मिसाइल पहले चीन ने बनाई थी, हमने बाद में बनाई। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उद्देश्य होता है कि शत्रु के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में मार करके नष्ट कर दिया जाए। आजकल बड़े ही प्रकार प्रकार के सैटेलाइट बन रहे हैं, हमारे पास भी स्पाई सैटेलाइट है, चीन के पास भी सैटेलाइट है। अगर युद्ध की दशा हो और कोई ऐसा सैटेलाइट हो जो अंतरिक्ष में रह करके हमारे लिए स्थितियां उत्पन्न कर रहा हो, जैसे मार करके नष्ट करने की जरूरत हो, अब चिंता की बात नहीं है, हमारे पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इसका नाम शक्ति है और इसका हमने प्रदर्शन किया है। एक जो आप कह सकते हैं एक सैटेलाइट को हमने अंतरिक्ष में इससे मार करके नष्ट करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया कि हम मार सकते हैं। फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें, ऐसी मिसाइलें, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, मोर देन 37 किलोमीटर रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स आर नोन एज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। 37 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल, यह है एयर टू एयर मिसाइल। अगर ये 37 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करे, जैसे अस्त्र 40 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है, तो ऐसी एयर टू एयर मिसाइल को हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ किल प्रॉपर्टी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, हमने क्या कहा था, ये मिसाइल आ रही है, मिसाइल जाकर के इससे टकराएगी। दो तरीके से होगा, एक मिसाइल आ रही है, दूसरी जाके भौतिक रूप से टकराए, ये हिट टू किल टाइप मिसाइल आर डिजाइन टू हिट एंड किल। जो जो आप कह सकते हैं शत्रु की जो मिसाइल है उसको नष्ट करने के लिए बनी। ये बहुत ही सूक्ष्म काम है, मिसाइल बहुत छोटी सी चीज है और इसकी जो गति होती है ध्वनि से 4 से 5 गुना रफ्तार पर चल रही, तो एक मिसाइल चल रही ध्वनि से 5 गुना रफ्तार पर, इधर चल रही ध्वनि से 5 गुना रफ्तार पर, यानी दोनों मिसाइलें ध्वनि से 10 गुना रफ्तार पर हो गई अगर कंपैरेटिव देखें तो। सेकंड के 100वें भाग में एक दूसरे को पार कर जाएंगी, तो अगर टच नहीं हुई तो नष्ट नहीं होगी। तो इस बात की संभावना होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो एंटी मिसाइलें हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्य से भटक जाती, नहीं मार पाती। तो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है गिम्बाल्ड डायरेक्शनल वॉरहेड। हमने पहले कहा अमेरिका और रूस के बाद गिम्बाल्ड डायरेक्शनल वॉरहेड केवल इंडिया के पास है। ये क्या होता है गिम्बाल्ड डायरेक्शनल वॉरहेड? ये जो वॉरहेड होता है, जैसे ये मिसाइल आ रही है इधर से मिसाइल, तो ये टकराने का इंतजार नहीं करता, इस मिसाइल के पास आने के साथ ही इसके अंदर के जो वॉरहेड होते हैं बहुत सारे टुकड़े में चल करके इसकी ओर चलना शुरू करते, यानी टकराती नहीं है। इस मिसाइल के ठीक पहले इसमें से गिम्बल वॉरहेड बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, तो जब बहुत सारे निकलेंगे तो किसी न किसी से मिसाइल टकरा ही जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ठीक इसके पहले कि ये टक्कर हो, यहां से गिम्बाल्ड वॉरहेड को रिलीज करने के लिए प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होती है, जो इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने के पहले ही ये उड़ा देती है। और ये गिम्बल वॉरहेड जो है डायरेक्शनल होते हैं, सीधे ही जाएंगे, इन्हें कि दाएं बाएं चले जाएं, सीधे ही जाएंगे, डायरेक्शनल वॉरहेड है। और मल्टीपल है, एक से ज्यादा है, तो जब ये एक साथ जाते हैं तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ किल प्रॉपर्टी, हिट टू किल, गिम्बाल डायरेक्शनल वॉरहेड की क्षमता से मिसाइलें संयुक्त हो। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मिसाइल के बारे में आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को बताइए, चैनल के बारे में सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोड VIJAYP दैट इज विजय पी
कोड रेफरल कोड को यूज करें। इसमें आपको जो है आप कह सकते हैं 10% का सीधे सीधे जो है आपको लाभ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।